के जाने माने नाम सुनील सुब्रमण्यम जी जुड़ रहे हैं, जिनको आपने कई बार सुना होगा और अब सेंस एंड सिंप्लिसिटी के फाउंडर और सीईओ भी हैं। सुनील सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर स्वदेश पे। सर, आ, देखिए, मार्केट्स में अच्छी तेजी है ही। पिछले हफ्ते से जो है हमने एक बेहतरीन रुझान देखा है। ना सिर्फ लार्ज कैप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि ब्रॉडर मार्केट में भी एक्शन है। सबसे पहले तो आपसे अब समझना चाहेंगे, देखिए एक पीस डील की बातें चल रही हैं। दूसरी बात हम देखें तो कहीं ना कहीं कच्चे तेल में गिरावट आ गई है। बड़े इवेंट्स, रिलायंस की एजीएम, फेड, ये सब कुछ जो है हो चुका है। पर एक इवेंट ज़रूर है, इंडिया यूएस की ट्रेड डील, जिस पर हमारी नज़रें हैं। इन स्तरों पे क्या आपको लगता है मार्केट्स ने सब कुछ नेगेटिव जो है वो फैक्टर इन कर चुका है, या नियर टर्म में अभी भी थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह देंगे आप? मैं अभी भी थोड़ा कॉशियस रहने की सलाह ही दूंगा। कारण इसका है कि दो चीज मैं कहूँगा। एक है मानसून की फोरकास्ट और वो कैसे आगे बढ़ती है। खास करके एक वॉल्यूम ऑफ द मानसून जो किया करके कह रहे हैं कि 90% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज है, वो एक बात है। मगर उसके अलावा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मानसून की सही जगह पे क्या बारिश पड़ रही है, थोड़ा पड़ेगी भी, सोइंग सीजन के लिए सपोर्ट करेगी कि नहीं, तो ये फूड इन्फ्लेशन के लिए और आरबीआई की आने वाली पॉलिसी में इसका फैक्टर इन होगा। तो वो अभी जानकारी पूरी तरह नहीं आई है, थोड़ी इंतजार की जरूरत है। नंबर वन वो इवेंट है। सेकंड इवेंट जो कहता है इसके जुड़ी हुई चीज है कि $80 पे अटक गई है तेल। जो आपने कहा कि पीस डील साइन हो रही है, ये सब आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी तेल 80 पे भी हमारे लिए समझिए कि 65 पे थी वॉर के पहले ना। तो अभी भी तो $15 ज्यादा है, तो थोड़ी बहुत प्रेशर इन्फ्लेशन के ऊपर रहेगी उसके कारण। और मेरा मानना है कि आरबीआई को भी ये भी ध्यान देना चाहिए। तो फूड इन्फ्लेशन और इंपोर्टेड ऑयल इन्फ्लेशन दोनों कंप्लीटली हट नहीं गए एज रिस्क टू द मार्केट। फिर और एक चीज जो आगे आती है कि ये जुलाई 10 से, जो अभी बहुत दूर नहीं है, अपना नया अर्निंग सीजन की शुरुआत होगी। और सबको पता है कि पिछले अर्निंग सीजन तो ताबड़तोड़ थी, क्योंकि जो तेल का इम्पैक्ट, क्रूड ऑयल के प्राइसेस के इम्पैक्ट दिखा नहीं था उतना, क्योंकि जो स्टॉक्स कंपनीज के पास थे क्रूड रिलेटेड रॉ मटेरियल्स के, वो जिन्होंने जनवरी फरवरी में खरीदा उसका मार्च में उन्होंने इस्तेमाल किया, तो मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट वो नहीं दिखा। और इस Q1 रिजल्ट में, क्योंकि जो मार्च में उन्होंने रॉ मटेरियल खरीदा, अप्रैल में खरीदा, मई में खरीदा, ये 3 महीने का पूरा असर आपको रिजल्ट में दिखेगा। तो Q1 की रिजल्ट में उम्मीदें कम हैं। मार्केट ने ऑफकोर्स कंसेंसस में इस उम्मीद को कम किया है, बट फिर भी मानना है कि एक बड़ी ड्रॉप होगी अर्निंग्स में। मार्केट में इतना इम्पैक्ट शायद उतना नहीं होगा, क्योंकि मार्केट को एंटिसिपेट के हिसाब से क्या हो रहा है वही फर्क पड़ता है। और क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड इन द अर्निंग्स एंटिसिपेट किया है, उतना बुरा नहीं होगा, बट फिर भी एक रिस्क है, क्योंकि अगर किसी कंपनी ने उम्मीद से ज्यादा उसकी मार्जिन्स पे प्रेशर दिखाया, तो भी वो एक बात है हमें देखने के लिए। जो आपने रिस्क के बारे में पूछा, ये सब रिस्क है जो होराइजन में है, मगर उसके अलावा माहौल तो ठीक है, ये मैं कहना चाहूंगा। क्योंकि तेल का डर था कि ये 126 तक गई थी, और अगर वॉर सॉल्व नहीं होता तो वो शायद वो 100 के ऊपर टिकती, तो और भी हानिकारक होता हमारे देश के लिए, मार्केट के लिए। वो नहीं है, तो एक रिलीफ तो जरूर है कि तेल अभी 80 के लेवल पे अटक गया। ठीक है, बेटर देन 100 प्लस ना। तो ओवरऑल माहौल पॉजिटिव है। और फाइनली मैं कहूंगा कि जो आपने बताया कि पिछले हफ्ते मार्केट अच्छा था, ये सब वो सब बातें ठीक है, मगर आप देखें तो एफआई की फ्लो फ्राइडे को, मैं पता है फुटसी का रीबैलेंसिंग के कारण आपको 5,000 करोड़ करीब एफआईएस की आई थी, मगर उसको निकालें तो पूरा हफ्ता पीस डील का तो ऐलान हो गया था उसके पहले वाले फ्राइडे में, जब मार्केट में भयंकर उछाल था ना, 2% लार्ज कैप और 4% माइक्रो कैप, पूरा एक फ्राइडे बिफोर द प्रीवियस फ्राइडे था ना। मगर ड्यूरिंग द होल ऑफ लास्ट वीक अब देखें तो एफआईएस का ठंडा ही रहा है माहौल। यानी उनके लिए ये खाली तेल 80 पे आना काफी नहीं है। इट इज अ नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट फॉर एफआई फ्लोस टू कम। तो एक रिस्क जो मैं मानता हूं कि अगर एफआईएस ऐसे ही रहेंगे 1,000 करोड़ इधर उधर, तो वो मार्केट के लिए एक बड़ा बूस्ट नहीं मिल सकता है। तो रिस्क है कि अगर कोई भी टॉक्स में थोड़ी बहुत कमी आई इन टर्म्स ऑफ द पीस डील, और उसके कारण अगर तेल वापस 80 से ऊपर जाने लगता है, तो एफआईएस और भी थोड़ा नर्वस हो जाएंगे। तो ये भी एक रिस्क है कि एफआई के जो
आउटलुक है वो इंडिया की ओर कब एक पॉजिटिव में आकर हर रोज 3, 4, 5 हज़ार करोड़ खरीदें, ऐसी स्थिति आने के लिए हमें इंतजार है। और जब वो आएगी तब रियली आप कह सकते हैं कि मार्केट की आउटलुक एक बहुत पॉजिटिव बदल गई है। नहीं तो मैं मानता हूं कि ये एक कंसोलिडेटिंग मार्केट रहेगा। डोमेस्टिक लिक्विडिटी तो स्ट्रांग है, मजबूत है और गिरावट से बचाएगा डेफिनेटली मार्केट को, मगर ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि इसके लिए जो मैंने रिस्क पॉइंट आउट किया उन सबको हमें टैकल करना है। और वहां से आगे देखेंगे तो शायद एफआईएस की वापसी मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगती है मार्केट को लाइफ टाइम हाइस वापस पहुंचने में। ऑलराइट, तो चलिए, ये जो इंतज़ार है सुनील सर, कहीं ना कहीं थोड़ा लंबा ऑलरेडी हो चुका है, बट आपके जितने भी फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं वैलिड है। मात्र 20 दिन रह गए हैं अर्निंग सीजन में और थोड़ा कॉशियस अभी भी आपको रहने की सलाह मिलती हुई। पर सुनील सर, इस बीच जो पूरा हमने मिडल ईस्ट क्राइसिस देखा, उसमें कुछ बड़ी थीम्स जो हैं उस पर सरकार ने भी काफ़ी टिप्पणियां की, और सबसे बड़ी थीम जो निकल कर आ रही थी वो था एनर्जी ट्रांजिशन, आत्मनिर्भर बनना। किस तरीके से हम अपनी एनर्जी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। वहाँ पर एज अ स्पेस और सेक्टर तो मौके हैं ग्रो करने के, पर क्या स्टॉक मार्केट में भी आपको लगता है कि यहाँ पे भी मौके हैं जहाँ पर आप सिलेक्ट पॉकेट्स देख लें? क्योंकि देखिए, पावर थीम की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ग्रीन एनर्जी की बातें हो रही हैं, तो क्या ग्रीन एनर्जी फ्रंट प्लेयर्स पे जाना है या फिर उनकी एंसिलरी प्लेयर्स में आपको वैल्यूएशन ज़्यादा दिखती है? ऐसे में आप इस पूरी थीम को कैसे देख रहे हैं? नहीं, ज़रूर गवर्नमेंट की ओर से बहुत बड़ा पुश होगा ग्रीन एनर्जी के लिए। एथेनॉल ब्लेंडिंग ऑफ पेट्रोल भी एक थीम चल रही है। उसके अलावा जैसे ऑल अल्टरनेटिव एनर्जी, चाहे वो सोलर हो या विंड एनर्जी हो या न्यूक्लियर एनर्जी, इन सबको एक बहुत बड़ा पुश गवर्नमेंट की ओर से आएगा, बिकॉज़ वापस ऐसी एक क्राइसिस आती है, तो हमें उसी स्थिति में नहीं रहना है। वी हैव टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन क्रूड। तो ये तो साफ ज़ाहिर है। मगर मेरा मानना है कि ये लॉन्ग टर्म बेट है और फर्स्ट जो इसकी बेनिफिशियरीज होंगे वो होंगे जो कैपेक्स में करते हैं इस ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में। क्योंकि स्टेप वन है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है ग्रीन के लिए, उसके बाद ग्रीन का इस्तेमाल आके उन कंपनियों का आगे बढ़त देखेंगे। तो मेरा फोकस होगा कि जहां जहां पे ग्रीन एनर्जी का कैपेक्स फुलफिल कौन से कंपनी कर रहे हैं, कैपिटल गुड सप्लायर से लेकर क्या उधर स्पेशलिटी है, उनके ऊपर मैं ध्यान इनिशियली वही होगा। बिकॉज थ्रस्ट तो डेफिनेट है, मगर बिल्ड द कैपेसिटी फर्स्ट वुड बी द थीम दैट मैं पहले ट्रैक करूंगा। उसके बाद जैसे आगे बढ़ती है हम देखेंगे कि इसके स्पिलओवर बेनिफिट्स बहुत है। जैसे ईवी इन कार भी एक तरफ अल्टरनेट एनर्जी की बात है, तो कौन सी कंपनियां उसको ईवी को अडॉप्ट करके उधर मार्केट शेयर बढ़ाती है, ये भी देखने की बात है। और जैसे पावर के बारे में आपने कहा, कौन ग्रीन एनर्जी में अपना शिफ्ट बहुत तेजी से करता है। और इन ग्रीन ग्रीन की बातों में एक भूलना नहीं चाहिए कि एक और जो इंडिया के लिए उपाय है वो ग्रीन नहीं है, शायद और भी क्या करें पोल्यूटिंग है, वो है कोल। मगर इस वक्त में हमें कोल को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि है हमारे पास कोल के रिजर्व्स इंडिया के पास। और एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो है एक तरफ, मगर कोल के पीछे भी बहुत बड़ा एक एक्सप्लॉइट करके उसको यूज करना है, बिकॉज देश अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट है। और हमें अगर क्रूड का दाम 80 पे भी भारी पड़ रहा है ना, तो कोल को सब्स्टिट्यूट करना भी एक रास्ता है। इसलिए पावर सेक्टर में आपने बात किया कि एक तरफ ग्रीन है, एक तरफ कोल पे भी मेरा फोकस होगा। ऑलराइट, कोल पे भी फोकस होगा, पर अब सुनील साहब, क्योंकि आपने इस जगह को पकड़ा है, तो कोल गैसिफिकेशन एक थीम ज़रूर बनती दिख रही है। कई सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स अब इसकी बात कर रहे हैं। रिलायंस की एजीएम में भी हमने इसका जिक्र होते हुए देखा। क्या लिस्टेड स्पेस में मौके हैं जिसमें हम ये कोल गैसिफिकेशन थीम को प्ले कर सके? कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है ये भारत के लिए, और क्या इसको प्ले करने के लिए कोल इंडिया जैसे काउंटर्स पर नजर रखनी चाहिए? ये ज़रूर कोल इंडिया और एनटीपीसी और ये भी सब जो भी इन स्पेस में हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं। लिस्टेड वही एक रास्ता है, आपने रिलायंस का भी ज़िक्र किया। मगर द की है कि बहुत सारे इसमें अनलिस्टेड स्पेस में भी है। सो वी हैव टू लुक एट द डेरिवेटिव बेनिफिट्स कि कौन इसमें आके उसकी कुछ ऑर्डर बुक्स होगी, उसके लिए सपोर्ट करेंगे, ये क्रिएशन ऑफ द कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस। तो जैसे मैं कहा, मेरे फॉर बिल्डिंग अप दिस इज इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहां जहां पे मैं ढूंढूंगा वही है, सो कि ये सब कोल गैसिफिकेशन जो भी इन ऑल्टरनेटिव की बात, मेरे को जो बिल्डअप में सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट बेनिफिट आएगा इसमें, उस अपनी ईपीएस ग्रोथ में। उसके बाद ही एक्चुअल सिचुएशन में आएगी। तो ऑलवेज फोकस की
कौन सी कंपनी को ऑर्डर्स मिल रही है इस जगह में अपने कैपेक्स को फुलफिल करने के लिए। ऑलराइट, चलिए ये थीम पर भी नज़र ज़रूर रखेंगे।